नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत कुमार पाठक आज आपके सामने लेकर आया हूं रशियन रेवोल्यूशन का सेकेंड पार्ट। आप यहां पर भी देख भी सकते हैं, सेकेंड पार्ट लिखा हुआ है। इस पार्ट में हम राजनीतिक कारण के ऊपर बात करेंगे और अगर समय लगा तो हम आर्थिक कारण के ऊपर बात करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पहला पार्ट भी कवर कर चुका हूं रशियन रेवोल्यूशन का, जिसमें कि हमने क्या पढ़ा। जो बच्चे आज नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जो पहला पार्ट था उस पार्ट में हमने क्या देखा। उस पार्ट में हमने सामाजिक कारण के बारे में बात की। सामाजिक कारण के साथ साथ हमने एक क्वेश्चन राइज किया था कि आखिर रशियन रेवोल्यूशन क्यों हुआ, इसके बारे में हमने बात की। साथ साथ सामाजिक स्तर पर जो रशिया में जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो वर्गीकरण था, वो किस प्रकार था समाज का वर्गीकरण, वो 3 स्टेट कौन कौन से थे, हमने उसके ऊपर बात की है पिछले लेक्चर में। प्रथम स्टेट के बारे में बात की है, द्वितीय स्टेट के बारे में बात की है, तृतीय स्टेट के बारे में बात की है। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। साथ ही साथ हमने ये भी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे बुद्धिजीवी थे जिनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा पड़ा सामाजिक स्तर पर। बौद्धिक चेतना जो है लोगों में, जिन्होंने जगाने में, बौद्धिक चेतना जगाने में जो सफल हुए, हमने उनके बारे में भी पढ़ा, जिसमें कार्ल मार्क्स ने अहम भूमिका निभाई, फ्रेडरिक एंगल्स ने अहम भूमिका निभाई, लेनिन ने निभाई, लियो टॉल्स्टॉय ने निभाई। इसके साथ साथ गोर्की को हमने पढ़ा, प्लेखानोव के बारे में हमने जानकारी पाई कि ये जो महान दार्शनिक चिंतक, जिनको हम कह सकते हैं ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने कि रशिया के जनमानस में एक अमिट छाप छोड़ा, और इसके साथ साथ उन्होंने क्रांति करने के लिए लोगों को क्या किया, समझाया कि भाई अगर तुम्हें अच्छा व्यवस्था चाहिए, अगर एक मतलब कहते ना एक सुदृढ़ व्यवस्था चाहिए जिसमें कि तुम्हारा क्या हो, शोषण ना हो, तो क्या करना होगा। तो इन लोगों का एक महत्वपूर्ण योगदान था जिसका नाम मैंने आपके सामने लिया, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, लेनिन, लियो टॉल्स्टॉय, गोर्की, प्लेखानोव। तो ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा रेवोल्यूशन मतलब रशियन रेवोल्यूशन पार्ट 1 का, तो आप वहां से पढ़े, इन चीजों को समझे, तो आपका जो आज राजनीतिक कारण है वो भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं राजनीतिक कारण की। रशियन रेवोल्यूशन के राजनीतिक कारण वो कौन कौन से थे जिसके कारण की रशिया में क्या होता है, क्रांति होती है, रशिया के लोगों के मन में क्रांति करने की जो भावना है वो उपजती है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है निरंकुश राजतंत्र। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो राजनीतिक कारण का सबसे पहला फैक्टर क्या है, निरंकुश राजतंत्र। दूसरा है हमारे पास रशिया जापान के बीच 1904 और 5 में युद्ध होता है और इसमें रशिया हार जाता है, जापान की जीत होती है। हम इसके बारे में भी पढ़ाई करेंगे। और ठीक उसके बाद, हारने के बाद 1905 में रशियन लोग एक क्रांति करते हैं, लेकिन ये क्रांति असफल हो जाती है। हम उसके बारे में भी पढ़ाई करेंगे। खूनी रविवार के बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ प्रथम विश्व युद्ध में हुई क्षति के बारे में जानेंगे। तो राजनीतिक कारण में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक बार फिर से एक बार करते हैं डिस्कस। निरंकुश राजतंत्र के बारे में, रशिया जापान युद्ध के बारे में, 1905 की क्रांति के बारे में, खूनी रविवार के बारे में और साथ ही साथ प्रथम विश्व युद्ध में हुई क्षति के बारे में। और ये जो फैक्टर है, ये जो राजनीतिक कारण बन के उभरते हैं, जिसके कारण क्या होती है बच्चों, रशियन रेवोल्यूशन होता है और रशिया में जार का जो स्वेच्छाचारी विचारधारा है वो खत्म हो जाता है और जनमानस के पास जो है गद्दी आती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चीजों से। क्या है हमारे पास, पहला निरंकुश राजतंत्र। देखिए क्या था, जो रशिया का जो राजा था वो जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय किस चीजों पर ज्यादा विश्वास करता था, वो दैविक अधिकारों की शक्ति के ऊपर ज्यादा विश्वास करता था और निरंकुश राजतंत्र था। कैसी राजतंत्र की व्यवस्था थी, निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्था थी और निरंकुश तंत्र की रक्षा करना वो अपना परम कर्तव्य समझता था। चलिए पहले हम थोड़ा इसको समझ ले, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसा था ना, पहले यूरोप में और एशिया में जहां पर भी ये राजतंत्र होता था तो राजा के मन में यही बात चलती थी कि भाई परमात्मा ने, भगवान ने, ईश्वर ने उसे राज करने के लिए भेजा है और वो जैसे मर्जी चाहे वो राज कर सकता है, अपनी शासन को वो चला सकता है। उसको इससे कोई मतलब नहीं होता था कि जनता को क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है,
चाहे वो फ्रांस के राजा की बात करें या फिर हम रसिया के राजा की बात करें, सभी राजा का जो दिमाग था वो इसी विचारधारा पे चलता था। किस विचारधारा पे? कि दैवीय अधिकारों की, भगवान ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने उन्हें जनता पर अधिकार करने के लिए भेजा है। जहां पर ये भावना उत्पन्न हो जाती थी, आप समझिए वहां पर जो राजतंत्र चलेगा वो कैसा चलेगा? निरंकुश। तो इस निरंकुश व्यवस्था में क्या होता था? राजा जो है सिर्फ एक वर्गों के ऊपर ज्यादा ध्यान देता था। वो वर्ग कौन से होते थे? कुलीन और उच्च वर्ग के लोग होते थे। बस उसके ऊपर वो ध्यान रखता था। कानून जो है उन्हीं के संबंधित कानून बनाई जाती थी और उनके सुख सुविधाओं पर जो है ज्यादा ध्यान रखा जाता था। और बाकी लोगों की जो निम्न स्तर के लोग थे, मतलब जो तृतीय स्तर के लोग थे या द्वितीय स्तर के जो लोग थे, जो पिछले हम लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, द्वितीय तक तो चलो तब भी मान सकते हैं उनकी स्थिति तृतीय स्तर से बहुत बेहतर थी, लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनकी हालत तो इतनी खराब थी कि उनको दाने दाने का मुहताज बनना पड़ा, जिसके कारण कि 1917 की क्रांति हुई। और साथ में आपको एक बात बता दें कि ये जो भी राज्य की व्यवस्था में जो भी ऊंचे पद पर आसीन होते थे वो कौन से लोग होते थे? जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे, जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोग होते थे, वही लोग जो है राजतंत्र की व्यवस्था में पार्टिसिपेट कर पाते थे, चाहे उनमें योग्यता हो या ना हो। तो आपको यह समझ में आया कि किस तरह की शासन व्यवस्था चलाता था? निरंकुश शासन व्यवस्था, दैवीय अधिकारों पर विश्वास रखने वाला शासन व्यवस्था। इसके साथ साथ आप देखिए कि किस तरह की भावना वहां पर चलती थी। रूसी साम्राज्य में जार जो था, जार विजित कई गैर राष्ट्र भी शामिल थे। मतलब जब रूसी साम्राज्य फैला, राजा ने कई एक क्षेत्रों को जीता। अपने साम्राज्य के विस्तार की नीति के अंतर्गत वो कई एक क्षेत्रों को जीतता है, और जीतने के बाद जो है ना, राजा वहां के लोगों की जो मानसिक, देखो जो जिस देश में जो जहां पर रहता है उसको वहां की भाषा, वहां की संस्कृति से बहुत ज्यादा लगाव होता है, और दूसरा देश जब उस पर आक्रमण करता है तो वो अपनी भाषा, अपनी सभ्यता को लादने की कोशिश करता है। ठीक वैसा ही हुआ। रूस के जार ने क्या किया? जब साम्राज्यवाद की नीति अपनाई तो उसने कई और देशों के ऊपर कब्जा किया। जब उसने वहां पर कब्जा किया तो उसने वहां की भाषा, वहां की सभ्यता को क्या करना की कोशिश की? नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश की, और अपनी भाषा को, मतलब रूसी भाषा को वहां के लोगों के सामने लादने का प्रयास किया कि भाई तू अपनी भाषा को भूलो और हमारी भाषा को सीखो, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा क्लर्क बना सके, कामकाजी व्यवस्था हम तुमको दे सके, इस कारण से, और उनका ज्यादा शोषण कर सके, तो तुम हमारी भाषाओं को सीखो, हमारे संस्कृति को सीखो। उसने ये प्रयास किया। इससे क्या हुआ? जो वहां के लोग थे, जो वहां के मूल निवासी थे और जो ये जार था, इनके बीच में एक टकराव की स्थिति पैदा हो गई। तो पहला रीजन आपको समझ में आ गया कि उसको दैवीय अधिकारों, मतलब निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्था पर चलना पसंद करता था। दूसरा समझ में आ गया कि जो साम्राज्य उसने फैलाई, जो साम्राज्य नया देश उसने जीता, वहां पर उसने अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति लादने की कोशिश की, जिसके कारण भी मनमुटाव की स्थिति पैदा होना धीरे धीरे उन लोगों के बीच में और जार के बीच में शुरू हो गया। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप समझने की कोशिश करिएगा, जो राज परिवार था उसका नैतिक पतन चरम सीमा पर था। नैतिक पतन का मतलब क्या? चारित्रिक और नैतिक पतन। चारित्र रूप से गिर गया था, समझ नहीं आता था क्या करना है, कैसे करना है। जार अपनी सुंदर पत्नी जारीना के इतने ज्यादा वो प्रभाव में था कि जो वो बोल देती थी, ठीक है, बिना गलत सही समझे वो राजा निर्णय ले लेता था। इसके साथ साथ जो जारीना थी वो रासपुतीन नामक एक ढोंगी संत के प्रभाव में थी। कहा जाता है तो रासपुतीन था ना, वो क्या था? वो एक चोर था, एक ठग था, जो कि रानी का सलाह, बाद में साधु बनता है और रानी के बहुत करीब आ जाता है। और रानी जो है राजा के जितना राजा के करीब नहीं होती, उससे कई 100 गुने ज्यादा वो रासपुतीन नामक एक ढोंगी साधु के करीब होती है और उसकी बातों को फॉलो करती है और उसी के नियम को क्या करती है? उसी के नियम, उसके जो कानून है, उनकी जो सोच है रासपुतीन की, वही समाज की व्यवस्था में लेकर आना चाहती है। तो ये सारा क्या होता है? इससे क्या होता है कि एक जो सामाजिक सुव्यवस्था बननी चाहिए रसिया में, वो नहीं बन पाती है। और ये रासपुतीन कैसा था? एक दमनकारी नीति बनाने वाला संत था, और उसको तो नॉलेज नाम की, तो वो तो चोर था,
अब चोर जो है वो ढोंगी, मतलब क्या कहते हैं, कपड़ा बदल के साधु का वेश धारण कर लेगा, लेकिन दिमाग से तो वो चोरी होगा ना। उसने कोई कभी अच्छी सलाह नहीं दी, जिसके कारण क्या हुआ, राज परिवार का नैतिक पतन होता चला गया। जारीना का प्रभाव जो है वो राजा पर ज्यादा हुआ और राजपुतीन का प्रभाव रानी पर ज्यादा पड़ा। इस तरह से जो राजमहल की जो वैधानिक व्यवस्था थी वो व्यवस्था भी खत्म हो गई। और साथ ही साथ मैं आपको बताता हूं कि राजपुतीन को किस नाम से वहां पे पुकारा जाता था, इतिहासकार कहते हैं वो क्या था, होली डेविल के नाम से पुकारा जाता है वहां पर। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसी विचारधारा का प्रचार प्रसार रानी के माध्यम से करवाया जिससे कि जो शांति की व्यवस्था रशिया में कायम होनी चाहिए थी वो कायम नहीं हो पाई। एक गुंडागर्दी प्रथा का प्रचलन, चोरी, गुंडागर्दी प्रथा, आतंकवादी प्रथा का जो प्रचलन है वो इसके कारण से ज्यादा वहां पर रशिया में फैला। तो ये कुछ फैक्टर थे जो राजघराने के फैक्टर थे। एक बार जल्दी से इसको रिकॉल कर लेते हैं। पहला जो रीजन था वो क्या था, निरंकुश राजतंत्र में कि राजा दैविक अधिकारों को मानता था। इसके साथ साथ अगर हम दूसरे रीजन की बात करें, दूसरा रीजन क्या था कि जो भी राजा के द्वारा जो भी जीता हुआ क्षेत्र था वहां पर अपना भाषा, वहां पर अपनी संस्कृति लादने की कोशिश करता है, जिसके कारण मनमुटाव पैदा होता है। और इसके तीसरा रीजन जो है कि राजा के महल में और राजा के वहां पर जो राज परिवार था उसका नैतिक पतन होता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी जरीना के प्रभाव में बहुत ज्यादा हो जाता है और जरीना राजपुती नामक ढोंगी संत के प्रभाव में आती है, जिसके कारण जो है एक जो सही ढांचा है, जो सही स्ट्रक्चर बनना चाहिए वो सही स्ट्रक्चर नहीं बन पाता है। और कहीं ना कहीं राजपुतीन के कारण राजा का जो है जो वैचारिक पतन होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है और सुव्यवस्था जो लानी चाहिए वो व्यवस्था नहीं आ पाती है। अब दूसरे रीजन के ऊपर बात करेंगे। मैंने आपको बताया था 1904 और 5 के बीच में रसिया और जापान के मध्य क्या होता है, एक भयंकर लड़ाई होती है। अब इस लड़ाई में भाई क्या होता है, रूस और जापान के बीच जब ये लड़ाई होती है 1904-5 के दौरान, इसमें जापान जैसा छोटा सा देश क्या हो जाता है, जीत जाता है। और जीतने के फलस्वरूप रसिया को अपने 2 साम्राज्य को त्यागना पड़ता है। वो साम्राज्य कौन से होते हैं, लिख लीजिए कॉपी में, मंचूरिया और कोरिया। उसको क्या करना पड़ता है, उसको वहां से जो अधिकार, जो रसिया के जो अधिकार थे वो अधिकार खत्म हो जाते हैं और उसको जापान को मंचूरियन और कोरिया का अधिकार मिल जाता है। इससे क्या होता है, देखो एक बड़े देश को जब कोई छोटा देश हराता है तो पूरे वर्ल्ड में इस बात की चर्चा फैल जाती है, पूरे विश्व में, और पूरा विश्व आश्चर्यचकित होकर ये चीज देखने लगता है कि भाई जापान कैसे इतने बड़े देश को, इतने बड़े राजतंत्र को कैसे हिलाकर रख सकता है और कैसे हरा सकता है। तो विश्व मंच पर यह बात आकर खड़ी हो जाती है कि इतना बड़ा देश आखिर क्यों हारा। अब क्यों हारा भाई, इसका तो आपको कारण समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो राजा की व्यवस्था थी वो व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं थी। वहां पर क्या था, भ्रष्ट राज्य सरकार के विरुद्ध असंतोष की भावना लोगों में, कैसी व्यवस्था थी पहले ये बात समझते हैं। आखिर में एक सुव्यवस्था अगर होती तो 1904-5 का जो युद्ध था रसिया और जापान के बीच, उसमें रसिया कभी नहीं हारता। जो सैनिक का जो प्रबंधन करना था, जो नीति निर्धारण करना था, लड़ाई कैसे करनी है, इसका कोई कोई ढांचा ही राजा ने तैयार नहीं किया और कूद पड़ा लड़ाई में, जिसके कारण उसको 2 साम्राज्य से अपना हाथ धोना पड़ा, मंचूरिया और कोरिया से। और जापान जैसा छोटा सा देश क्या हुआ, विश्व मंच पर आकर खड़ा हो गया, जिसको पहले कोई नहीं जानता था, आज पूरा वर्ल्ड जान गया 1904-5 में कि जापान में भी कोई शक्ति है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप जनता को, जो रशियन जनता तो उसको समझ में ये आ गई कि जार की सरकार क्या हो चुकी है, निकम्मी हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है। और जब जनता को ये बात समझ में आ गई की क्या हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है, और सरकार को शासन प्रबंधन करने का जो है अब अनुभव जो है एकदम नहीं रहा, इसके कारण से 1905 में रूस में क्रांति हो जाती है। अब देखिए कितना बढ़िया सीक्वेंस चल रहा है। 1904-5 में लड़ाई होती है, जब वो हार जाता है और 2 क्षेत्र जो क्षेत्र कौन, मंचूरियन और कोरिया जब देना पड़ता है, उसके बाद 1905 में रशियन जनता क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं अपने राजा के खिलाफ। देखिए क्या होता है, रूस में क्या होता है, रूस
में जापान के विरुद्ध युद्ध को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं होता है। देखिए, जब भी हम कोई लड़ाई करते हैं इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम अपने देश के जनता को विश्वास में ले और जनता को इस बात के लिए हम क्या करें, राजी करें कि भाई हम लड़ाई क्यों कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है लड़ाई करने का, और उसके बाद इसका परिणाम क्या होगा, ये सभी कुछ हम बता के अब जनता को अपने विश्वास में लेकर लड़ाई करते हैं। यहां पर ऐसा नहीं हुआ। 1904 और 5 में जब जापान और रसिया के बीच लड़ाई होती है तो इस लड़ाई का मैंने आपको पहले बोला कोई रूपरेखा तैयार नहीं किया गया था। जनता को, जो रशियन जनता थी, उसको विश्वास में नहीं लिया गया, जिसके कारण बहुत बड़ा विद्रोह हुआ 1905 ईस्वी में रसिया में। और ये बात तब लोगों को उस समय समझ में आ गई जब रसिया का राजा हार जाता है, तो लोगों के मन में पहले से तो बात ये चली रही थी कि अयोग्य राजा है हमारा, भ्रष्ट राजा है हमारे देश का जो राजतंत्र की जो व्यवस्था है वो उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अब लेकिन पहले वो बोल नहीं सकते थे, अब उनके पास खुलकर विरोध करने का क्या हुआ, एक कारण आया सामने, और इस कारण का उन्होंने क्या किया, रसिया की जनता ने बहुत ज्यादा इसका फायदा उठाया और फिर आवाज उठानी शुरू कर दी। इसके रीजन भी थे। इसके क्या रीजन थे, क्योंकि देखा 1904-5 की जो लड़ाई हुई थी उस समय, उसके पहले भी भ्रष्टाचार की सीमा जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसका पता कैसे चलता है, देखिए, जो रसिया के लोग थे, जो लोग सैनिकों को जो उपहार स्वरूप कुछ भी चीज देते थे ना, तो सैनिक लोग क्या करते थे, उन उपहार को खुले बाजार में, आम बाजार में उस चीजों को क्या करते थे, वो बेच देते थे। देखिए, सोच लीजिए आप कि हम किसी को उपहार दे रहे हैं, किसी को बर्थडे में गिफ्ट दे रहे हैं, और वो गिफ्ट अगर वो जाकर दुकान में बेचे तो हमें अगर ये बात पता चले तो कितना बुरा लगेगा। यही काम वो कर रहे थे। रसिया के लोग जो वहां के सैनिक को जो उपहार दे रहे थे वो क्या करते थे, उस उपहार को खुले बाजार में बेच रहे थे, जिसके कारण कि रसिया के लोगों में ये विचार आया मन में कि कितना भ्रष्ट हो चुका है हमारा जो राजतंत्र का जो व्यवस्था है, जो सैनिक है वो समझ नहीं रहे हैं कि जो उनकी डिग्निटी है वो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में बड़ा ज्यादा आक्रोश हुआ और 1905 ईस्वी में क्या हुआ, उन्होंने क्रांति कर दी। अब क्रांति करने का सिर्फ एक यही कारण नहीं था, एक दूसरा कारण भी था। वो कारण क्या था कि जो भी सुधारवादी नीति रसिया में चल रही थी, ठीक है, राजा ने क्या किया, उन अपने हारने के बाद उन सभी सुधारवादी नीतियों में क्या किया, प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। देखिए, प्रतिबंध लगा दिया जितनी भी सुधारवादी नीतियां चल रही थी। तो जब ये रसिया के जनता को ये बात मालूम हुआ कि भाई हम सुधार क्यों करना चाहते हैं, सुधार वो क्यों करना चाहते थे कि रसिया की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि सभी लोगों को समान अधिकार मिले। जो समान अधिकार थे वो रसिया की जनता को प्राप्त नहीं थे। आप पहला मेरा लेक्चर सुनिएगा, उसमें मैंने बताया हुआ है, ठीक है। वो चीज वो चाहते थे, इसके लिए वो सुधार चाहते थे, इसके लिए वो छोटे छोटे संघ, छोटे छोटे ग्रुपों में वो काम कर रहे थे और एक अच्छा व्यवस्था लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन राजा ने क्या किया, कहा कि ये सारी व्यवस्था को बंद करो और जो भी तुम ये सुधारवादी जो भी आंदोलन चल रहे हैं इन सभी चीजों पर उसने बैन लगा दी, जिसके कारण की 1905 की क्रांति हुई। तो आपको मैंने 3 चीजें अभी डिस्कस किया। पहला चीज तो क्या डिस्कस किया, एक बार हम फिर से करते हैं। पहला निरंकुश शासन के बारे में बात की, फिर रसिया और जापान के बीच 1904 और 5 में युद्ध हुआ उसके बारे में बात की, 1905 की क्रांति के बारे में बात की। अब चलते हैं हम लोग खूनी रविवार के ऊपर। ये रविवार 1905 का दिन है जब प्रतिबंध लगा दिया जाता है। किस चीज पे भाई बताया आपको प्रतिबंध लगा दिया जाता है? प्रतिबंध लगा दिया जाता है सुधार कार्यक्रमों पर। जब सुधार कार्यक्रमों के ऊपर, देखिए फिर से मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, सुधार कार्यक्रम को, यहां पर है सुधार कार्यक्रम। जब इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है सुधार कार्यक्रम के ऊपर, तो जनवरी 1905 ईस्वी में रूसी शासक जार से याचना करने के लिए मजदूर नेता, कौन जाता है? मजदूर नेता, उसका नाम क्या होता है? गोपन के नेतृत्व में एक शांति जुलूस निकलता है। और ये जुलूस कहां पर पहुंचता है? ये जुलूस विंटर पैलेस पहुंचता है, जहां पर की पुलिस और राजा की जो सेना होती है वो उन पर हमला कर देती है और 100 से ज्यादा जो है मजदूर मारे जाते हैं और कई घायल हो जाते हैं। यह घटना जो है क्या किस नाम से जानी जाती है? इसको हम खूनी रविवार के रूप में इतिहास में इसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है।
क्यों खूनी रविवार? रविवार को यह घटना घटित होती है और निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जाती है, जो शांति और सुधार की मांग करने के लिए जनता जो है वो राजा के पास मतलब अपना जो पक्ष रखने के लिए जाते हैं और उनके ऊपर गोली चलाई जाती है। तो ये पूरी जो घटना घटती है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? खूनी रविवार। तो देखिए खूनी रविवार से क्या होता है। खूनी रविवार की घटना जो है एक श्रृंखला में आरंभ कर दिया। 1905 के क्रांति के नाम से इसको हम लोग जाना जाता है। पूरे देश में इसके खिलाफ 1905 में जब गोलियां चलती है, 100 से ज्यादा लोग जो मारे जाते हैं, इसके खिलाफ पूरे देश में क्या होता है? आंदोलन की एक शुरुआत हो जाती है। इसमें नागरिक को समझ में आ जाता है कि भाई वो स्वतंत्र नहीं है, उनकी जो स्वतंत्रता है वो अब पूर्ण रूप से छीन ली गई है। और अलग अलग स्तरों पर, छात्र स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर, जो बुद्धिजीवी जैसे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, लेखक और इधर इधर मजदूर वर्ग, ये सभी जो है 1905 की इस खूनी रविवार की घटना से आंदोलन कर देते हैं। जो आंदोलन बाद में 1905 में तो चलो ये आंदोलन सफल नहीं हो पाता और इसको दबा दिया जाता है, लेकिन बाद में इसका 1917 की जब क्रांति होती है तो इसका असर उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आपको अभी क्या क्या पढ़ाया आप एक बार रिकॉल कर लीजिए। पहला मैंने आपको बताया राजा का जो निरंकुश शासन व्यवस्था था उसके बारे में हमने बात की। इसके साथ साथ मैंने आपको 1904-05 के युद्ध के बारे में बात किया, फिर 1905 की क्रांति के बारे में और खूनी रविवार के बारे में हम बात कर चुके हैं। चलिए अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध में हुई क्षति। आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चले, जिसमें कि रसिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। और प्रथम विश्व युद्ध में रसिया को भारी क्षति हुई, बहुत ज्यादा, और हर मोर्चे पर रसिया की सेना को जो है पराजय का मुख देखना पड़ा। इसके 60 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए इस युद्ध में, जिससे कि वहां के लोग जो है क्या हुए, जो वर्ल्ड वार मतलब कंटिन्यू रखने के पक्ष में वो नहीं थे। लगभग समस्त देशवासी और विशेषकर सैनिकों में युद्ध के प्रति आक्रोश की भावना व्याप्त हो गई और वो बायकॉट करना शुरू कर दिया। कहा बंद करो ये सब युद्ध बंद करो, इससे आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है, सामाजिक ढांचा खराब हो रहा है। इस तरह हर एक मोर्चे पर हम देख रहे हैं कि किस तरह राजनीतिक मोर्चे पर जो है जो रशियन राजा है वो फेल हो रहा है। और ये सारा जो चीज मैंने आपको बताया, उसका निरंकुशवाद, 1904-05 का जापानी युद्ध, 1905 की क्रांति, खूनी रविवार, इसके साथ साथ प्रथम विश्व युद्ध, ये 5 जो है जो कारण बने, राजनीतिक कारण बना रशियन रेवोल्यूशन का। आपको ये चीजें क्या करना है, अपने दिमाग में अच्छे ढंग से बैठा लेना है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, आर्थिक रीजंस के बारे में पढ़ेंगे। आखिर वो आर्थिक रीजन कौन कौन से हैं जिसके कारण रशियन रेवोल्यूशन हुआ। एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं क्या है हमारे पास। आज हमने राजनीतिक कारण में क्या क्या पढ़ा, निरंकुश राजतंत्र के बारे में पढ़ा, रशियन जापान युद्ध के बारे में पढ़ा, 1905 की क्रांति के बारे में पढ़ा, खूनी रविवार के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ प्रथम विश्व युद्ध में हुई क्षति के बारे में हमने जानकारी पाई। और इसमें हमने कुछ नाम देखे, जैसे रास्पुतिन का नाम देखा जो कि रानी जिससे बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। इसके साथ साथ आप इसको आराम से पढ़ें, समझें और इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा रशियन रेवोल्यूशन के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आर्थिक रीजन के बारे में पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।